तो हम आपको एविडेंस पढ़ा रहे थे ना, एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंसेस? हाँ बेटा, ये बता दिए थे, फिर से बता दें क्या? बहुत इम्पोर्टेंट। जो ये इवोल्यूशन है बेटा ना, इवोल्यूशन की जो एविडेंस है, एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यही से बनता है, ठीक है? इसमें होमोलोगस और एनालोगस के आर्गन बहुत इम्पोर्टेंट है। होमोलोगस और एनालोगस देखिएगा, ठीक है? तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मीन्स इसको कहते हैं बेटा एविडेंसेस फ्रॉम मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, माने मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है ना? हम इसको कह सकते हैं मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। बेटा नोट भी करते चलो ना, मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है ना? क्या है मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस? क्या है भाई? जो होमोलोगस और एनालोगस आर्गन के एग्जांपल इसमें दिया है, जैसे होमोलोगी और होमोलोगस आर्गन, जैसे देख लीजिए होमोलोगस आर्गन ऐसे हैं जिनकी वर्जिन सेम है बेटा, वर्जिन सेम है। वर्जिन क्या है बेटा? सेम है, ठीक है ना? लेकिन इनका फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। यानी फंक्शन में ये डिफरेंट होते हैं, फंक्शन में ये डिफरेंट होते हैं। सो दोज ऑर्गन्स व्हिच दे आर सिमिलर इन वर्जिन, सिमिलर, यही इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा, सिमिलर इन वर्जिन, ओके, बट दे आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस, ओके, सिमिलर इन वर्जिन बट they are different in their function, okay, known as homologous organ। इन ऐसे आर्गन को हम कौन सा आर्गन कहते हैं? होमोलोगस आर्गन कहते हैं। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कभी कभी केवल एग्जाम्पल दे देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि जो ये होमोलोगस एग्जाम्पल ये है, होमोलोगस आर्गन, इसका एग्जाम्पल है ना डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, याद रखिएगा इसको। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्यों डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करते हैं इसको होमोलोगस आर्गन को? क्योंकि इसकी वर्जिन सेम है। मतलब क्या? एक ही, देखो एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन एंसेस्टर इसमें होते हैं। कॉमन एंसेस्टर माने एंसेस्टर्स दोनों क्या है? कॉमन है। मींस दीज ऑर्गन्स दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्यों इनको डाइवर्जेंट कहते हैं? डाइवर्जेंट क्यों कहते हैं? डाइवर्जेंट इस नाते कहते हैं, ये देखो, ये देखिए, ऐसे आप बना सकते हैं। मींस दे परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, मींस F1, F2, F3 एंड सो ऑन। यानी फंक्शन इनके डिफरेंट होंगे, लेकिन ये वर्जिन इनकी सेम टाइप की होगी। यानी एक कॉमन पॉइंट से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस नाते हम इनको डाइवर्जेंट कहते हैं। एक बहुत छोटा सा फार्मूला इसके लिए चाहो तो याद कर लो, HD माने होमोलोगस आर्गन में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये क्योंकि भूल जाता है, और एनालोगस आर्गन में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं बेटा? तो HD और इसके लिए क्या कर लेना, याद कर लेना, AC माने एनालोगस आर्गन में, एनालोगस आर्गन, जो एनालोगस आर्गन है इसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कौन सा इवोल्यूशन है? कन्वर्जेंट। बिल्कुल, इसको नोट करते रहिए। तो कह रहा है कि कॉमन पॉइंट से, कॉमन एंसेस्टर से ये ओरिजिनेट होते हैं। क्या कॉमन एंसेस्टर से
फोर लिम्ब है, ठीक है ना, कह रहे कि वो उनकी वर्जन सेम है, फोर लिम्ब्स की जो वर्जन है वो सेम है, लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट हैं। जैसे मैमल्स का एग्जांपल दिया, जैसे चीता, जैसे मैन, पहले मैन का ले लीजिए, मैन का जो हैंड है, हैंड्स ऑफ मैन ना बेटा, हैंड ऑफ मैन, हम लोग अपने हाथ का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ पकड़ने में, किसी चीज को होल्ड करने में, पकड़ने में, है ना, होल्ड करने में, माने हम पकड़ सकते हैं आसानी से। सो द ऑर्गन इज एडाप्टेड फॉर कैचिंग, फॉर होल्डिंग, राइट। लेकिन जो चीता का फोर लिम्ब है, चीता भी तो मैमल है ना, चीता जो चीता का फोर लिम्ब है, जो अगला पैर है, वो किसके लिए एडाप्टेड है, वो तो पकड़ नहीं सकता है ना, दौड़ने के, रनिंग के, तो बोलो बेटा, तो फंक्शन इसमें रनिंग हो गया, यहाँ फंक्शन होल्डिंग हो गया, ठीक है। और बताओ, मैन का है, चीता का है, और बर्ड का है, बर्ड का भी है ना एग्जांपल इसी के साथ। तो बर्ड क्या करेगी भाई, फ्लाई करेगी, है ना, फ्लाई के लिए। और बताइए व्हेल का है, व्हेल बेटा, व्हेल का है, यानी व्हेल का जो फोर लिम्ब है वो किसके लिए एडाप्टेड है, स्विमिंग, किसके लिए बेटा, स्विमिंग, यानी स्विमिंग के लिए एडाप्टेड है। तो यह स्विमिंग के लिए एडाप्टेड है, ये फ्लाई के लिए एडाप्टेड है, ये रनिंग के लिए एडाप्टेड है, ये होल्डिंग करने के लिए एडाप्टेड है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। They show the similar structure। क्या सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं, यानी जो हमारे हाथ में जो जितनी हड्डियां हैं जैसे है वैसे सेम उनका। तो कौन कौन सी हड्डियां हैं, जैसे कि ये जो हड्डी है, इस हड्डी को क्या कहते हैं, कौन सी बोन है वो, व्हाट द नेम, दोनों, ये हड्डी कौन सी हड्डी है, हाँ नहीं बेटा, रेडियस अल्ना ये है, ये कौन सी है, ह्यूमरस है, कौन सी हड्डी है, ह्यूमरस है, यानी ये जो हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है ये ह्यूमरस है, ठीक है ना, तो ह्यूमरस है। फिर इसके बाद यहाँ से देखो ऐसे दो हड्डियां है ना, देखो दो है ना बेटा, ये है रेडियस अल्ना, क्या है, रेडियस एंड अल्ना, तो ये रेडियस अल्ना। उसके बाद क्या होते हैं, वेरी गुड, कार्पल्स, शाबाश, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, और उसके बाद बेटा गुड, तो कार्पल्स हो गए, कार्पल्स हो गए, ये कार्पल्स हो गए, छोटी छोटी हड्डियां हैं इस पर ना, तो दे आर कार्पल्स, ये कार्पल्स हो गए। यहाँ जो आपको यहाँ ये भी बताने की जरूरत नहीं है, बट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स हो गए, ये तो ये मेटाकार्पल्स हो गए। ये कह रहा है कि ये जितना एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे हैं, समझ लो, सब में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, सब में। इस नाते हम आपको बना के बता दे रहे हैं कि दे हैविंग द सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दे हैविंग द सिमिलर टाइप ऑफ बोन्स, बट दे हैव द डिफरेंट फंक्शन, यस, अपने डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, या यह कह लीजिए कि डिफरेंट फंक्शन के लिए एडाप्टेड है कि नहीं है। भाई व्हेल जो है मैमल्स है ना, बोलो मैमल्स है, लेकिन रहती है पानी में, तो पानी में रहती है तो क्या करेगी, स्विमिंग करेगी, तो इस नाते बेटा जो व्हेल है वो स्विमिंग करेगी, उसके लिए एडाप्टेड है ना बेटा। तो ये और ये हो गए, दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, राइट, ये हो गया। जस्ट इसका अपोजिट और इसके एग्जांपल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, प्लांट के एग्जांपल, प्लांट का एक एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में है, मैं बता देता हूं उसको, है ना बेटा, बाउंडेरिया है ना, और कुकुरबिटा। अब देखिए इनके दोनों के एक्सिलरी बर्ड्स, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना, इन दोनों के जो है ना एक्सिलरी बर्ड्स, ना बेटा, एक्सिलरी बर्ड्स हैं, जो एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है ना, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, यानी यहीं से ये जो है ना, ये देखो ये ऐसे ओरिजिनेट,
तो यह जो बाउंडवेलिया का है दैट इज एडाप्टेड फॉर द थॉर्न, है ना बेटा? यस सर। थॉर्न। और यह जो कुकुरबिटा का है, बोलो, जो कुकुरबिटा का है यह टेंड्रिल्स में, इसको टेंड्रिल्स में, बोलो समझ में आ गया बच्चों ना? यानी कुकुरबिटा का जो एक्सिलरी बर्ड है वो टेंड्रिल बना लेता है, आप ऐसा कह सकते हैं, और ये थॉर्न जैसा बिहेव करता है, कांटे जैसा बिहेव करता है। अब कहिए क्या इसका फंक्शन है? तो थॉर्न का फंक्शन आप जानते हैं, कांटे का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन करना। तो टू प्रोटेक्ट, इसके माने दैट थॉर्न इज अडैप्टेड फॉर प्रोटेक्शन, ना बेटा? यस सर। माने प्रोटेक्शन के लिए अडैप्टेड हो गया, और टेंड्रिल्स फॉर क्लिम्बिंग, चढ़ने के लिए। देखो लौकी घोड़ा है ना, देखा होगा आपने, उससे टेंड्रिल्स निकल जाते हैं। अगर आप उनको जरा सा कोई सहारा दे दीजिए तो पकड़ने के लिए एक ही रात में वो ये बढ़ करके पकड़ लेंगे उसको, है ना? तो ये क्लिम्बिंग के लिए बेटा, क्लिम्बिंग, यानी दोनों के ही फंक्शन डिफरेंट हो गए लेकिन वर्जिन सेम है। ठीक है? ठीक बेटा, समझ में आ गया? नो, इस ऐसे एग्जांपल दे देता है, ऐसे दे देगा कि थॉर्न्स ऑफ बाउंडवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा इज द एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग, बस। होमोलोगस, एनालोगस, बोथ, नन ऑफ दीज। तो ये एग्जांपल लिखे, ये एग्जांपल बहुत पूछ देता है, बहुत ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह मैंने आपको एक प्लांट का और एक एनिमल का एग्जांपल बता दिया। किसका एग्जांपल बता दिया? होमोलोगस। ठीक, अब एनालोगस में आ जाते हैं। ठीक है, बढ़िया है। एनालोगस में आ जाते हैं। एनालोगस का मतलब क्या? हमने आपको बताया, दे हैविंग द, तो ये एनालोगस ऑर्गन किसमें सेम है? फंक्शन में सेम है, फंक्शन इनका सेम है, ठीक है ना? लेकिन ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। माने ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स, माने इनका ओरिजिनेशन है, इनकी ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। यानी सेम फंक्शन के लिए सेम पॉइंट पर ये एडाप्टेड है ना बेटा, लेकिन इनकी ओरिजिन डिफरेंट है, यानी ओरिजिन में डिफरेंट है। ये दूसरी ओरिजिन का, ये दूसरी ओरिजिन का, ये दूसरी ओरिजिन का, है ना? और ऐसे को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, जरूर रिस्क मत लीजिए। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नोट कर लेना बेटा इसके लिए। ठीक, क्या इसका एग्जांपल दे सकते हैं? तो जो बटरफ्लाई का विंग है, आगे एग्जांपल दे देता है, उसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और टिक लगा के गलत चले जाते हैं, ये जान लीजिए, है ना? तो देख लेना बेटा, देखिएगा, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बोलो ना बेटा, बटरफ्लाई, ठीक है ना? देख लीजिए, तो जो इसमें बटरफ्लाई हो क्या है? इंसेक्ट है ना? और जो बर्ड हो क्या है? मैमल है ना? तो बैट का भी विंग फ्लाई करने के लिए एडाप्टेड है और इसका भी विंग एडाप्टेड है फ्लाई करने के लिए। दोनों का फंक्शन तो सेम है ना? लेकिन ओरिजिन इनकी डिफरेंट, माने स्ट्रक्चर इनका सेम नहीं, समझ गए ना? हाँ, स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होगा। तो कह रहा है कि इस तरीके से ये एनिमल का एग्जांपल हो गया। प्लांट का भी कोई एग्जांपल बताइए। हाँ बेटा, ये तो एनिमल का ही हो गया, ये भी है ना? यस, आई ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का एक आई बेटा, और आई ऑफ मैमल्स, ये भी एग्जांपल। तो ये तो यही हो गए एनालोगस के एग्जांपल हो गए। और बताइए। हाँ गुड, देखो पोटैटो और स्वीट पोटैटो। अब देखो पोटैटो जो है वो क्या है ना? स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है ना बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है क्या? पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है। और जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो वो क्या है भाई?
रूट है, यानी ये रूट का मॉडिफिकेशन है ना। तो यह रूट है, लेकिन दोनों ही किस चीज के लिए, दोनों ही क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। बोथ आर स्टार्च स्टोरिंग, है ना। सो दे हैव भाई दोनों में, है ना। एनालॉगस का ये एग्जांपल हो गया। और बता बेटा, ढेर सारे एग्जांपल, जितने एग्जांपल ढूंढोगे उतना अच्छा है, उतने आपकी स्टडी रिच होगी। हाँ हाँ, पेंगुइन वाला हो गया, डॉल्फिन का हो गया, और बताइए, खूब ढेर सारा बता जाओ जितना भी है, और आपके माइंड में सेट हो तो और बता सकते हैं। मतलब ये है, उसका पैटर्न यही है। और आप इवोल्यूशन ये किस टाइप के इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, तो हम ये कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, एनालॉगस आर्गन। सब बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। एग्जाम्पल, डेफिनेशन और इवोल्यूशन का टाइप, इतना आप तैयार कर लीजिए इसमें। ओके, चलो आगे चलो। हाँ, और क्या हो रही है, चलो ठीक है, रहने देते हैं बेटा। So it is all about your analogous and homologous. इसके लिए छोटा सा टेबल बना लीजिए कि कितने पॉइंट एनालॉगस के बनते हैं, कितने पॉइंट होमोलॉगस के बनते हैं, और छोटा छोटा पॉइंट। जैसे इसमें कॉमन एंसेस्टर, तो इसमें कॉमन एंसेस्टर नहीं है, एक पॉइंट हो गया। इसी पर से एक क्वेश्चन बना देगा, है ना। वर्जिन इसमें सेम है तो कहेंगे वर्जिन इसमें डिफरेंट, फंक्शन इसमें सेम तो कहेंगे इसमें फंक्शन डिफरेंट है, ऐसे बन जाएगा। छोटा एक टेबल बना लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा हो गया मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। हमने आपको एम्ब्रियोलॉजी, अच्छा हाँ एक चीज़ और बेटा, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल वाला, है ना, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी पैलियोंटोलॉजी से, पैलियोंटोलॉजी में था पैलियोबॉटनी, पैलियोजूलॉजी मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स। बोलो, पैलियोंटोलॉजिकल स्टडी, पैलियोंटोलॉजी से कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल, यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है ना, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। इसकी दो ब्रांचेस हैं, पैलियोजूलॉजी और पैलियोबॉटनी, ठीक है ना। पैलियोजूलॉजी में एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं और पैलियोबॉटनी में प्लांट के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ये दो चीजें कॉन्सेप्ट हो गई आपकी। तो आप देखो, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स है क्या भाई, तो बेटा फॉसिल्स आर, बोलना चाहिए तुम लोगों को, फॉसिल्स आर, तुरंत बोलिए डेफिनेशन, फॉसिल्स आर वो डेड बॉडी नहीं, डेड रिमेन्स, डेड बॉडी, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ना बेटा, यस, व्हिच इज buried, buried माने अंडर द अर्थ, ठीक है ना। खालिद का जो मीनिंग है उसका मतलब जानते हो क्या होता है, टू डिगिंग आउट, टू डिग आउट, टू डिग आउट, डिग आउट माने डिग माने खोदना, है ना बेटा, यस, खुदाई करना। सो डिगिंग आउट मीन्स क्या,
कभी ऐसे थे ये जो कि जीवित थे बट अब जीवित नहीं है, उनके रिमेन्स बचे हैं। रिमेन्स माने हाँ अवशेष, ठीक है ना, यानी जो डेड बॉडी थी उसके अब रिमेन्स बचे हैं। पूरी बॉडी तो बचेगी नहीं, बॉडी तो डिकम्पोज हो जाएगी ना, तो डेड बॉडी कहाँ बचती है? बचती है, डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन उनके कुछ रिमेन्स बचे। यस अवशेष, किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के, हम उनको फॉसिल्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? डेफिनेशन की, कितने टाइप्स के फॉसिल्स होते हैं? 2, केवल 2 है? कितने टाइप के फॉसिल्स होते हैं बेटा? हाउ मेनी टाइप्स? जो बच्चे बीएससी कर रहे होंगे वो जरूर बताएं। एक पेपर है फॉसिल का। हाँ बेटा, कौन कौन से? बोलो तो बताओ, ये अभी इम्पोर्टेंट है, बताइए नाम। बोलो। एक लिविंग होगा, लिविंग और कोई बताएगा? बताना चाहिए। देखिए पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड नाम सुना? हाँ, डिप्रेशन एंड कंप्रेशन, कंप्रेस्ड फॉसिल, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड बेटा, कंप्रेस्ड ठीक, पेट्रीफाइड फॉसिल्स, कंप्रेस्ड फॉसिल, ठीक है। और एक जो आइस में रह जाता है उसका नाम क्या है? कुछ ऐसे फॉसिल्स हैं जो आइस में दब जाते हैं, वो ऐसे सेम पड़े रहते हैं, उनमें बैक्टीरियल एक्शन होता ही नहीं, बॉडी डिकम्पोजन नहीं होती, वो ऐसे पड़ी रहती है। तो जब कभी उसको डिगिंग आउट करेंगे तो देखेंगे वो ऐसे सेम टाइप का एनिमल पड़ा है। आप जानते हैं डेड बॉडी को बर्फ पर रख दीजिए तो माइक्रोबियल एक्शन नहीं होगा, उस टेम्परेचर पर माइक्रोब्स एक्शन नहीं कर पाएंगे, नाम उसका नहीं आता है। तो बेटा पेट्रीफाइड फॉसिल, कंप्रेस्ड फॉसिल, कोल बाल, कंप्रेस्ड, पेट्रीफाइड, चार पांच टाइप के फॉसिल्स होते हैं। नहीं तो कोई नहीं बोले ठीक है, रिश्मा में तक करेंगे। चलिए ठीक हो। हाँ बेटा, तो पेट्रीफाइड फॉसिल देखिए तो है क्या, फॉसिल के जो डेड रिमेन्स हैं वो होते क्या है, जो रॉक्स हैं, रॉक्स में दब जाते हैं, है ना बेटा, रॉक्स में दब जाते हैं और उनका कुछ पार्ट, ठीक है ना, यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स है, सारा कुछ उनका जो हार्ड पार्ट है वो बचा रह जाता है, समझ रहे हैं ना, हार्ड पार्ट बचा था। तो ऐसे फॉसिल को हम पेट्रीफाइड फॉसिल कहते हैं। दे आर कन्वर्टेड इनटू द रॉक्स, बहुत सॉलिड होते हैं।
ठीक है ना, जस्ट लाइक रॉक्स, ये हो गया। दूसरा देखिए कंप्रेस्ड सॉलिड, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे जो दो चट्टानों के बीच में, देखिए जो दो रॉक्स हैं, जैसे बेटा ये दो देखो दोनों रॉक्स है, इस रॉक्स के बीच में कोई मान लिया प्लांट है इस टाइप का, देखो तो ये ऐसे दब गया तो कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया, दोनों रॉक्स के बीच में कंप्रेस हो गया। तो उसका जो इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन माने छाप, और तो कुछ नहीं, लेकिन एकदम जैसे फोटो होता है जस्ट लाइक वो छप जाता है उसी में। हर्बेरियम की फाइल कभी बनाया है? तो हर्बेरियम की फाइल कभी बनाइए, कभी देखिए, उसमें है कोर्स में भाई हर्बेरियम वगैरह पढ़ना चाहिए बॉटनी में। तो आप देखिए उसमें दो पेज के बीच में दबा दीजिए, ऐसे प्रेस कर दीजिए, कुछ देर तक ऐसे प्रेस करके छोड़ दीजिए, तो एकदम बिल्कुल ऐसे जस्ट लाइक, हालांकि वो चीज़ यहाँ नहीं है, लेकिन फिर मतलब कुछ इसी तरीके से ऐसे ही। तो ये कंप्रेस्ड फाइल्स हो गए, है ना, तो उनका भी जो है हमको कुछ ना कुछ हमको एविडेंस मिल जाता है, उससे भी कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाता है, क्या कि इस पीरियड में इस टाइप के प्लांट्स रहे होंगे। भाई एविडेंस यही तो है, एवोल्यूशन यही तो है कि हम एवोल्यूशन हमें क्या देता है, एवोल्यूशन हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है, हमको सपोर्ट करता है, बताता है, जिससे हम जान पाते हैं कि उस पीरियड में किस टाइप के प्लांट थे, किस टाइप के एनिमल्स थे, कैसे एवोल्यूशन हुआ, यही तो हम पढ़ रहे हैं, यही तो इसका एविडेंस है बच्चों, है ना। तो इस तरीके से जो है कंप्रेस्ड कोल माल का बेटा है ना, सूडोफॉइल्स होते हैं, सूडोफॉइल्स होते हैं, ठीक है ना। खैर ये आपके कोर्स में है नहीं, तो इस पर बहुत जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे एक एविडेंस हो गए इसके, करेक्ट। अब और जैसे देखो कि मान लिया कि एरिया है ऐसे ना बेटा, जैसे कि तो इसमें कई लेवल पर अर्थ है ना बेटा, अर्थ क्रस्ट जैसे ये है, ठीक है ना। तो जैसे कि बहुत जो एंशिएंट फॉसिल है, ये भी समझ लो, जैसे जो बहुत पुराने समय में जैसे जितने पास टाइम होता है तो वो नीचे गया, उसके ऊपर कोई लेयर जम गई अर्थ की, ठीक, फिर उस पीरियड में मतलब दूसरे पीरियड में दूसरे कालखंड में जो भी है कि जो टाइप के प्लांट और एनिमल है वो भी दब गए यहाँ, फिर ऐसे करते चले गए। तो ये हमें पता है, जब हम इसकी खुदाई करेंगे तो जो सबसे नीचे रहेगा ये हमें पता चलेगा कि सबसे पास टाइम का, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर होगा, ऐसे डिगिंग आउट करते करते हम एक ये भी है कि हम इससे जान सकते हैं कि इस टाइम में इस पीरियड्स में ऐसे प्लांट्स रहे होंगे, ये भी एक एविडेंस है, ये भी फॉसिल का एक वो है, करेक्ट। आगे चला जाए, खींच दिया जाए जल्दी से। लिविंग फॉसिल क्या होता है? लिविंग फॉसिल क्या होता है? लिविंग फॉसिल्स ये होते हैं, जैसे ये है कि लिविंग फॉसिल्स में है जैसे जिनको बिलोबा है जिम्नोस्पर्म में। लिविंग फॉसिल का मतलब ये हो गया कि उनके जो है एंसेस्टर्स अब नहीं मिलते, समझ रहे हो ना, लेकिन उसकी एक स्पीसीज कहीं रेयरली पड़ी हुई है, तो हम उनको लिविंग फॉसिल्स के नाम से जान लेते हैं, समझ रहे हो ना, यही है बेटा। तो आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल जिनको बिलोबा है, हाँ जिनको बिलोबा, जिनको ये है बायोमा, ये कोर्स में है नेसिन जिनको बिलोबा, और जान लो ये क्या है, जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म। चलिए आगे चलते हैं। तो यह हो गया बेटा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, हाँ, और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हम आपको बता चुके थे ना, गिल्स वाला, बोलो मतलब ये हो गया कि मैमल्स फिशेज में गिल्स होते हैं, फिशेज में गिल्स होते हैं, और वो फिशेज में गिल्स होते हैं, एम्फीबियंस में भी गिल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में भी गिल्स होते हैं, इवन दैट मैमल्स में भी गिल्स होते हैं। तो गिल्स सभी में होते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है ना, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन भी, इवन दैट मैमल भी, ठीक है ना, मैमल का भी एंसेस्टर कौन रहा होगा, फिशेज। इस नाते हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लाइफ हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर, सब वाटर से ओरिजिनेट हुए, क्योंकि सबका एंसेस्टर कौन है, एक्वाटिक एनिमल है,
यानी मैमल भी एक्वेटिक है, मैमल भी एक्वेटिक है। इस एविडेंस से हम ये कह सकते हैं, ये एविडेंस है इसका। और देखिए और एक चीज हम आपको बताएं, जो व्हेल है, व्हेल क्या है? मैमल है कि नहीं बेटा? मैमल है ना? तो जान रहे हो इसका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इसका जो एम्ब्रियो है, इसके एम्ब्रियो में हेयर्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और हेयर्स का पाया जाना मैमल का बेस्ट एग्जाम्पल, यानी उसका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बॉडी पर, एम्ब्रियो की सरफेस बॉडी पर हेयर्स पाए गए। यानी कभी न कभी व्हेल भी लैंड पर रहती थी, लेकिन एडाप्ट हो गई वाटर के लिए। आप सोच लीजिए, जो इसका एम्ब्रियो है वो हेयरी है, हेयर्स पाए गए। तो ये सब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, ठीक है। यानी जो फिश का जो फिश में गिल स्लिट्स, अच्छा और देखो फिश में जो गिल स्लिट्स पाए गए, गिल स्लिट्स बेटा, गिल स्लिट्स, तो गिल स्लिट्स कैसे हैं? फंक्शनल हैं, क्योंकि वहां उनका यूज है, वो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये गिल स्लिट्स कहां पाए गए? एम्फीबिया में पाए गए, एम्फीबिया में, है ना। ये सब में पाए गए गिल स्लिट्स। इवन दैट हम लोगों में भी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। यानी वर्टिब्रेटा का ये मेन, क्या बात करते रहते हो हमेशा? गिल स्लिट्स नहीं जानते? वर्टिब आप नहीं पढ़े हैं क्या? कार्डेटा नॉन कार्डेटा में डिफरेंस, सबसे मेन पॉइंट यही है। फायरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना, नोटोकार्ड का पाया जाना और नर्व कार्ड का पाया जाना, तीन ऐसे फीचर हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं, और यही नॉन कार्डेट में नहीं पाए जाते और कार्डेटा में पाए जाते हैं। समझ रहे ना? तो इस तरीके से अब यह है कि जो ये गिल स्लिट्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू द लंग्स, ठीक है बेटा, क्योंकि कोई यूज ही नहीं है, फिशेज में पाए जाते हैं। तो इस बात में हम ये कह सकते हैं कि फिश जो है, यानी एक्वेटिक लाइफ हमारा जो है क्या है, बहुत एंशिएंट, क्या है? टैडपोल लार्वा का भी हमने एग्जाम्पल लिया था, उस दिन बताया था आप लोगों को। टेल्स पाए जाते हैं, है ना, टैडपोल लार्वा में। यानी जो टैडपोल लार्वा है जस्ट लाइक फिश होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एम्फीबिया का डेवलपमेंट, यानी जो एम्फीबियंस हुए, एम्फीबियंस के डेवलपमेंट कहाँ से है? पीसेज से, बोलो। यानी पीसेज से एम्फीबिया बना, एम्फीबिया से रेप्टिलिया बना, रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के बाद फिर क्या बने? एलीज बने, और एलीज के बाद फिर क्या बने? मैमल्स बने। इसका प्रमाण है, इसका भी एविडेंस है, जान रहे हैं क्या? आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियो नाम सुना बेटा? आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स जो कि लंदन के म्यूजियम में आज भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लंदन म्यूजियम, अगर इन लंदन म्यूजियम, वो सब किताब में नहीं मिलेगा, खोजते रहो, खोजते रहो। जो अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। आप किताब में ढूंढते रहो, सब मिलेगा, तो लोग पता नहीं कितनी किताबों को पढ़ के तब पढ़ा रहे हैं यार, किताब में ढूंढते रहो। तो लंदन म्यूजियम में बेटा आर्कियोप्टेरिक्स रखा गया है, आर्कियोप्टेरिक्स लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है। अब आर्कियोप्टेरिक्स हम क्यों बार बार कह रहे हैं यहाँ पर, क्यों कह रहे हैं? सोच लीजिए। आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा एनिमल था जो ट्रायसिक पीरियड में, ट्रायसिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि आर्कियोप्टेरिक्स किस पीरियड में पाया गया। ये लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रायसिक पीरियड में, ट्रायसिक पीरियड में आर्कियोप्टेरिक्स पाया जाता था। यानी कौन सा एरा है ट्रायसिक? किताब खोले और देखकर बताओ, कभी नहीं पकड़ पाओगे। मीसोजोइक एरा है, मीसोजोइक एरा है। ट्रायसिक पीरियड में आर्कियोप्टेरिक्स पाया गया। जब खुदाई हुई तो पता चला कि ट्रायसिक पीरियड में ऐसे एनिमल्स पाए जाते थे, ध्यान देना बेटा, जिसमें कि बर्ड से भी, बर्ड और रेप्टाइल दोनों के कैरेक्टर,
तो आर्कियोप्टेरिक्स को कह दिया गया, आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। एक ही एनिमल में बर्ड और रेप्टिलिया दोनों, यानी एवीज और रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर मिल गए। समझ में आया? कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? अब इस पर अगर चला जाए तो इम्पोर्टेंट। कैसे आप कर सकते हैं, पूछा गया भाई वाह, कैसे आप कर सकते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है कनेक्टिंग लिंक है किसका? एवीज और रेप्टाइल का। तो एवियन कैरेक्टर यानी बर्ड्स वाले भी कैरेक्टर कुछ हैं और रेप्टाइल वाले भी एक ही बॉडी में। अब आप सोच लो आर्कियोप्टेरिक्स की बॉडी में कैसे क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है बेटा? बीक पाए गए, बीक माने चोंच पाए गए, ठीक है ना? बीक पाए गए, ये किसका कैरेक्टर है बेटा? एवियन कैरेक्टर। और क्या पाए गए? फ्लाई करने के लिए क्या पाए गए? फ्लाई करने के लिए जो है आर्गन, फ्लाई वाला आर्गन पाया गया, बीक पाया गया, और क्या पाया गया बेटा? बीक पाया गया। कौन? अच्छा ये बताओ, बर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट, एवीज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है? क्या कैरेक्टर है? हाँ? न्यूमोटिक बोन, सुना है कि नहीं? यानी बर्ड्स में ऐसी हड्डियां पाई जाती हैं जो जिसमें पोर्स पाए जाते हैं, छिद्रयुक्त हिंदी में, यानी बोन सॉलिड नहीं होती हम लोगों जैसी। ऐसी बोन रहेगी तो वजनदार सब हो जाएंगी, गिर जाएंगी, उड़ पाएंगी। बहुत हल्की बोन्स, न्यूमोटिक, पी से उसकी स्पेलिंग है। कौन सी स्पेलिंग है उसकी? ये देखिए न्यूमोटिक बेटा, न्यूमैटिक बोन, न्यूमैटिक बोन पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से। अच्छा और सुनो, बीक तो पाया गया, चोंच तो पाया गया, चिड़ियों में चोंच पाया जाता है, हाँ? लेकिन जो सांप के मुंह में जैसे दांत पाया जाता है वैसे दांत पाए गए इसमें, यानी टीथ पाए गए, बीक में टीथ, यानी टीथ इन बीक। चोंच तो पाए गए, बीक तो पाया गया, लेकिन बीक में टीथ पाया गया, दोनों कैरेक्टर पाए गए। इस नाते आर्कियोप्टेरिक्स को हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यस, है ना बेटा, बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों का कैरेक्टर पाया गया। इस नाते एक कनेक्टिंग लिंक हो गया किसका? बर्ड और रेप्टाइल्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, ठीक है ना? ये हो गया। तो किस, ये बहुत पूछा जाता है कि किस पीरियड में पाया गया, तो ये जानिए। हाँ बेटा, नहीं, बर्ड में पाए जाते हैं, ठीक है ना? बर्ड में पाए जाते हैं ना, हम आपको बताया न्यूमोटिक बोन माने छिद्र, और किसी में नहीं पाए जाते, न रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, हाँ ओनली बर्ड्स में। बहुत स्पेशल करेक्टर, इसी नाते मैंने पूछा नहीं बर्ड का स्पेशल करेक्टर क्या है, बताओ ना ये। तो इस तरीके से ये हो गया, ये भी फॉसिल हो गया, ये भी फॉसिल से रिलेटेड है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना? अब क्या बच रहा है? अब क्या बच रहा है इसमें? एविडेंस में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हो गया, मार्कोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस हो गया, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस हो गया। वेस्टिजियल आर्गन पढ़ा दें कि रहने दें? बोलो, वेस्टिजियल आर्गन भाई बस ऐसा है, बहुत शार्ट में बता दें, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है उसका, ठीक है ना? वेस्टिजियल आर्गन्स ऐसे आर्गन्स हैं जिनका आप कोई यूज हमारे बॉडी में या जैसे ह्यूमंस की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में नहीं होता, हम उनको वेस्टिजियल आर्गन्स कहते हैं बेटा, ओके? दोज आर्गन्स व्हिच आर विदाउट यूज, है ना बेटा? यानी विदाउट यूज वाले, बिना यूज वाले आर्गन्स ऐसे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो पाए जाते हैं। हम इस नाते उनको क्या कहते हैं?
वेस्टिजियल वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, राइट। और हिंदी में कोई संदेश का अवशेषिया है ना। तो कौन कौन से है बेटा, जैसे विजडम टीथ, विजडम हम लोगों में पाया जाता है, ठीक। बहुत अगर परेशान करे तो उसको निकलवा दो, कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक। तो एक तो ये हो गया, आप इसको बहुत चर्चा नहीं करेंगे टाइम वेस्ट करने के लिए। हाँ बेटा, हाँ ठीक, ऐसा बहुत बॉडी हेयर का अब हमारे लिए कोई यूज नहीं है, लेकिन पहले यूज था जब हमारे पास कपड़े वपड़े नहीं थे, जब लोग नंगे नंगे घूमते थे, है ना भाई। तो क्या करता था, प्रोटेक्शन करता था शरीर, तो भाई ठंडी से बचाता था, गर्मी से भी बचाता था, है। तो एक बॉडी का सरफेस था, लेकिन अब उसका कोई बहुत यूज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब सबके पास कपड़े वपड़े हैं तो वार्म रखता है कपड़ा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस नाते बॉडी हेयर की बात कर रहा है ना ये, अरे यार बॉडी हेयर की बात कर रहा है, सिर पर बाल नहीं लगेगा तो कैसे अच्छे लगोगे देखने में, ठीक है। तो बॉडी हेयर की बात कर रहा है। अच्छा, उसका भी कोई यूज नहीं, जिसका बाल झड़ गया और नहीं जीवित है कि आपसे कमजोर है, तो उसका दिमाग कम काम करता है, कोई जरूरत नहीं इसकी। हाँ चलिए छोड़ते हैं। तो बेटा बॉडी हेयर हो गया, विजडम टूथ हो गया, ठीक है ना। और मनुष्यों के बच्चों में कभी कभी टेल पाया गया, कभी कभी ऐसे बच्चे दिखाई दे जाते हैं जिनमें टेल होगा, समझ में आ गया। तो टेल क्या था, बैलेंसिंग आर्गन था। बंदरों में जो पूंछ पाई जाती है उसका क्या फंक्शन है, बैलेंसिंग आर्गन है, उनको बैलेंस करता है। देखो बंदर पूंछ उठा के चलता है, ठीक है ना, तो अपने बॉडी को बैलेंस कर लेता है, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं, यानी टेल की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। और बेटा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अब इसकी कोई जरूरत नहीं हमारी, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता था, कोई जरूरत नहीं, जरूरत थोड़ी बहुत है, लेकिन यह जैसे परेशान करता है डॉक्टर उसको काट के निकाल देते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एपेंडिसिस हो जाता है ना, उस डिजीज है भाई वो, एपेंडिसिस हो जाता है, एपेंडिसिस यस है ना। हाँ वैक्टोमी, उसका जो डॉक्टर सर्जरी जो है उसका नाम है और माइक्टोमी, डिसेक्ट, उसको डिसेक्ट आउट कर देते हैं डॉक्टर, पूरा निकाल देते हैं बॉडी से, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक। तो ये हो गया वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स हो गया बेटा, बॉडी हेयर हो गया। और पिन्ना, जैसे आपने उस दिन पूछा था उस दिन, तो देखो ऐसा है ना कि है क्या, पिन्ना का मतलब जैसे ये है कि मान लिया कोई उधर से बोले तो आप कान ऐसे कर लेंगे, बॉडी हमारी मूवेबल है ना, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हाथी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बोलो है क्या, जैसे लाउड स्पीकर का, ऐसे पहले लाउड स्पीकर जब हम लोग छोटे थे ना ऐसे होता था ना, वो ऐसे साउंड, सुनो बता रहा हूँ, तो ठीक है। तो सुनो मैं क्या कह रहा था बेटा, वो जो साउंड देखो, वो बाउंड मतलब ये है कि जैसे देखो ये साउंड को कलेक्ट करता है, ये एरिया समझ रहे हो, जैसे बहुत लोग ने सुना है ऐसे करते हैं, और आप भी ऐसे करके देखिए, अभी अंतर होगा, मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो, है ना। तो है जरूर कुछ ना कुछ है, लेकिन ये है मतलब बहुत ज़्यादा इसका कोई यूज नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हम अपने चूंकि हिला डुला सकते हैं, जहाँ से कहीं आवाज़ आएगी तो उधर करने के बजाय सुनाई देगा, बस केवल इतनी सी बात है। लेकिन हाथी वगैरह तो देखो, हाथी देखो ऐसे कर लेता है, काम को ऐसे कर लेता है, कुत्ता देखो ऐसे कर लेता है, हालांकि कुत्ता भी हिला सकता है, लेकिन देखो जो बिल्कुल जैसे आपने बोला उसको बुलाया, तुरंत देखिए अटेंटिव हो जाता है, तो कान उसके खड़े हो जाते हैं। कभी आपने वाच किया है इसको, कान खड़े होने, कान खड़ा कर लेता है, इसके माने 100% सुनने की स्थिति में है, ये बात है। तो ये कहीं न कहीं हियरिंग में हमको सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि मतलब एक तरीके से यूजलेस ही है, कोई बहुत यूज नहीं है ना, या है तो बहुत कम यूज है बेटा। तो ये हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन। हाँ बॉडी हेयर भी कभी साफ हो जाएगा। हाँ और क्या
लेकिन क्या क्या नहीं है, यूज है भाई। जैसे आप देख लीजिए कि जो है बॉडी हेयर का भी यूज है, मतलब थोड़ा बहुत तो फायदा करता ही है। इंडिकेशन करता है, हाँ, इंडिकेशन देता है। किस चीज का? अरे फियर वगैरह हैं? वगैरह किस चीज का? फियर में। फियर में? अरे फियर में बहुत ठंडक आता है तो रोआ खड़ा हो जाता है, कहते हैं रोआ खड़ा हो गया है। तो है क्यों नहीं, लेकिन ये है कि भाई हाँ, मतलब मेन उसका यही था बेटा ना कि टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बस यही बात कि हेयर्स भाई बंदरों के पास कपड़ा वपड़ा है, देखो बेचारे अभी हेयर्स ना रहे तो ठंडी लग जाएगी, मर जाएंगे। देखो खूब ढेर सारे बाल हैं उनके पूरे शरीर पर, बस उनको प्रोटेक्शन करते हैं, यही ठंडी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, धूप से बचाते हैं। तो हाँ, बहुत रिसर्च का विषय नहीं है। और आगे चलते हैं, और बताओ कुछ। ये हो गए तो दे आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दे आर विदाउट यूज, दे आर ओके विदाउट यूज। चलिए छोड़ते हैं, टाइम न वेस्ट करो और आगे चलो, क्योंकि जानो 3 ही दिन इस पर टाइम उसमें अलाट है। अब हम 2 दिन, आज तीसरा दिन हमारा हो गया, कितना तेजी से खींचूं, है ना। और चलो और बताइए। तो ये हो गए पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, है ना बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गए। अब हम आपको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाते हैं, लैमार्क और डार्विन, वो भी खींच लें। और दूसरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है, जरूर क्वेश्चन बनता है। तो कहो तो इसको पहले खत्म कर दें, फिर थ्योरी पर चलें। बोलो थ्योरी पर चलो, थ्योरी पर। लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल इसी पैलियोंटोलॉजी में ही है, मतलब एक तरीके से फॉसिल्स में ही है, लेकिन ये है कि जो है then theory of evolution, theory of evolution, theories of evolution। तो लैमार्क की थ्योरी आती है इसके लिए बेटा, आप लोग जानते ही हैं, फंडामेंटल बता रहा हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि लैमार्क साहब ने एक बुक लिखी, पहली बात तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, उनके बुक का नाम इन 1859 फिलोसफिक, ना बेटा, फिलोसोफिक और जूलॉजी, फिलोसफिक जूलॉजी, QUE ऐसे। तो ये उन्होंने बुक लिखी। तो फिलोसफिक जूलॉजी किसकी लिखी है? लैमार्क की, 1859। लैमार्क ने थ्योरी दिया, लैमार्क ने थ्योरी दिया, उन्होंने कहा कि यूजेस एंड डिसयूजेस, यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने कहा कि जिस ऑर्गन का हम यूज अधिक करेंगे ऑर्गन ज्यादा डेवलप होगा, और जिस ऑर्गन का यूज हम कम करेंगे वो कम डेवलप होगा, यानी यूजेज एंड डिसयूजेज ऑफ ऑर्गन, उन्होंने ये कहा एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि एक इनहेरिटेंस, बेटा सुनो ध्यान देना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, सबसे मेन पॉइंट है एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर्स एक्वायर्ड होते हैं वो उनका इनहेरिटेंस हो जाता है, वो इनहेरिटेड हो जाते हैं। ये उन्होंने कहा, जिस पर वीजमैन ने इस पर आलोचना किया और कहा कि नहीं ये बात इनकी गलत है। वीजमैन मैं नाम ले दे रहा हूँ बेटा। और इसके बाद वीजमैन ने एक नई थ्योरी दी, जिसको जर्म-प्लाज्म थ्योरी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी थ्योरी ऑफ जर्म-प्लाज्म, थ्योरी ऑफ जर्म-प्लाज्म, ये दिया वीजमैन ने, और इस लाइन को काट दिया, जिससे लैमार्क की थ्योरी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो क्या था ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उसने कहा भाई एक्वायर्ड कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स आर टू टाइप्स, एक तो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं जो हमको पेरेंट्स से मिलते हैं, है ना बेटा, जैसे हमारे आंख का कलर है ना,
हमारा हेयर, मतलब जो भी है ये सारे हम आपको पढ़ा चुके हैं। और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स हमने खुद स्वयं से अपनी एबिलिटी डेवलप कर लिया। जैसे हम बायोलॉजी टीचर हैं, बायोलॉजी एक्सपर्ट हैं, बायोलॉजी टीचर हैं, तो भाई अगर हमारा बच्चा पैदा हो तो जितना नॉलेज हमको है वो सब उसको अपने आप हो जाए, तो क्या ऐसा संभव है? बोलो नहीं है ना, ये इसका मतलब हो गया। तो यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, मैथमेटिक्स का जानकार उसका बच्चा कोई जरूरी नहीं है कोई मैथमेटिक्स बहुत नहीं जानेगा, है ना। यानी जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ जी, दाढ़ी हम रोज बनाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा पैदा होगा तो उसको दाढ़ी नहीं होगा, है। यस, कहने का मतलब ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर्स हम गेन करते हैं ना बेटा, दीज आर एक्वायर्ड। तो लेमार्क साहब ने कहा कि भाई ये कैरेक्टर इनहेरिटेड होता है, जो कि गलत है। पहलवान का बच्चा पहलवान, ऐसे लिखा है ये सारी चीजें, ठीक है ना। सो इट इज इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, बीजमैन ने कहा। जैसे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, 17 पीढ़ी तक, 17 जनरेशन तक उसने चूहे की पूंछ को काटा, चूहे की पूंछ को काटता रहा और उन चूहों की ब्रीडिंग करवाई, उसके बच्चे पैदा हुए। तो जितने बच्चे पैदा हुए सब टेल वाले थे, दे आर यस हैविंग टेल, उन सबके पास टेल था, कोई ऐसा नहीं था जो टेललेस था। तो कहे भाई अब बताइए, थ्योरी तो गलत हो गई, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो इनहेरिटेड नहीं होते, ठीक है ना जी। तो इसके लिए आपको पता है, वैसे भी हम बताए थे, जेनेटिक्स में पढ़ाए थे, सोमैटिक सेल और जर्म सेल दो टाइप। यानी अगर जर्म सेल में कुछ न कुछ होगा, कुछ चेंज होगा, तभी इनहेरिटेड हो सकता है, सोमैटिक सेल में उसका कोई मतलब नहीं। तो बीजमैन ने कहा भाई इसको थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करके इस थ्योरी को सही किया जा सकता है कि सोमैटिक सेल्स अगर जर्म सेल में कन्वर्ट हो जाए जर्म भी। तो जर्म प्लांट की थ्योरी बीजमैन ने दिया, ये है जिसको नियो-लेमार्किज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये थ्योरी बहुत नहीं, लेकिन फिर भी लेमार्क ने कम से कम इतनी चीज़ों को बता करके फाउंडेशन उसका बनाया, तो इस नाते बेटा ना, हाँ ये। और उसके बाद डार्विन की थ्योरी है, डार्विन हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, वैसे भी उसमें 2-3 फैक्ट हैं बेटा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हमने आपको बताया था, और दूसरी बात क्या बताई थी, बोलो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बताया था, है ना। यानी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिसमें होगी वही सरवाइव कर पाएंगे। ये लेमार्क को डार्विन साहब की थ्योरी है। और डार्विन की जो बुक है वो क्या है, 1 नंबर के सब क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है।